हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा बाल मनोविज्ञान का या चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से 30 प्रश्न हम लोग करेंगे। और ये प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह टॉपिक यहाँ पे यूपी टेट से संबंधित क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न क्या है। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, इसमें से विकसित क्या कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता कर रहा है, किशोरावस्थात्मक अखड़पन कर रहा है और परिपक्वता कर रहा है। तो इसको याद रखना, जब ऐसे बच्चे आए तो वह क्या कर रहा है? पृथक अपने अलग, वह क्या कर रहा है? अपने अलग स्वयं नियंत्रित व्यवहार मतलब उसके अंदर विकसित हो रही है। इसको याद रखना, उसकी भावना जो है वह स्वायत्ता की भावना उसके अंदर आ रही है। वह बच्चा क्या ऐसे उम्र में क्या वह अकेला रहना चाहते हैं, ठीक ना, स्वयं को उसको घूमने फिरने के लिए स्वतंत्रता मिले। ये बच्चे इस उम्र में वह चाहते हैं कि हमें कोई रोक टोक ना करे। ऐसे जब भावना उसके अंदर आए तो वह क्या कहलाता है? हमारा स्वायत्ता, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, उसके अंदर यह स्वयं और स्वायत्ता की भावना उसके अंदर विकास हो रहा है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को कैसे सुधार सकते हैं? उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को परितोषित कर। परितोषित का मतलब है यहाँ पे पुरस्कार देकर। याद रखना, यहाँ पे पुरस्कार देकर, तो इसको याद रखना, पुरस्कार, यहाँ पे पुरस्कार देकर बात की जा रही है। परितोषित देकर मतलब पुरस्कार देकर यहाँ पे बात करना है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे अगर झूठ कोई बोल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक ना। जो बच्चे देखिएगा क्लास में क्या करते हैं, जो बच्चे अच्छे से व्यवहार करेंगे, जो सच बोलेगा, उनको क्या करेंगे? उनको पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे, उसको शाबाशी देंगे। जब ऐसे व्यवहार सोचेगा बच्चा कि अगर झूठ जो बोल रहा है बच्चा, तो वो अगर जो सोच रहा है कि वह क्या, अगर सच बोलने पर हमें व्यवहार में हमें क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है और हमें शाबाशी मिल रही है, तो वो बच्चा क्या करेगा? अपने आप को बदलेगा। तो ऐसे जब भी बच्चे को आपको सुधारना है तो उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे सच बोलने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, और उस वातावरण के हिसाब से बच्चा वो सुधर जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल ने यह एक परिभाषा दी थी, अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा है? प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को और शैशवावस्था को। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह अवस्था जो है किशोरावस्था होती है ना। किशोरावस्था को कहा है तनाव और तूफान की अवस्था। किसने? स्टेनले हॉल ने। यह आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे रचनात्मक उत्तरों के लिए सही है। बताइएगा रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या सही है? मुक्त उत्तरी प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न और सीमित उत्तर वाले प्रश्न और प्रत्यक्ष प्रश्न। देखिएगा, इसमें से बात की जाए रचनात्मक, बच्चा जो क्या करा है कि कोई एक मतलब उसके उत्तर न उस अलग अलग सोच से अपने मानसिक विकास से वो उसका आंसर दे सके। तो देखिएगा तथ्य पर क्या होता है? जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो उसका यहाँ पे देखिएगा सीमित उत्तर वाले जिसके एक ही सीमित आंसर होते हैं, और प्रत्यक्ष जिसके डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो यह जो हमारे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, रचनात्मक उत्तर के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें जो आता है हमारा मुक्त उत्तरी प्रश्न, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने दिमाग से, अपने विचार से बच्चे क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से उस विचार को प्रकट कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि मुक्त उत्तर, इसमें बहुत से अपने विचार से प्रश्नों का उत्तर देना, और यहाँ पे कोई एक ही उत्तर नहीं होगा। इतनी बातें ध्यान रखेगा। इसके अंतर्गत मुक्त उत्तरी प्रश्न में एक ही आंसर नहीं होगा। अपने विचार से बच्चा मुक्त उत्तरी प्रश्न में सर्वाधिक आंसर उसको बता सकता है, अपने हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से बता सकता है। जैसे क्वेश्चन आप करते हैं, मैथ के क्वेश्चन है, उसको बच्चे क्या कर सकते हैं? कोई अलग तरीके से कर सकता है, कोई अलग तरीके से, ऐसे बच्चे होते हैं, तो वह मुक्त उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। यह रचनात्मक उत्तर के लिए हमारा सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, मौतिक, यहाँ पे याद रखना, या नैतिक, यहाँ पे भौतिक होगा,
यहाँ पे भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, यह उपरोक्त सभी। तो यह आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बालक के व्यक्तित्व को विकास करना है तो उसके वंशानुक्रम याद रखना, वंशानुक्रम और उसका वातावरण और सामाजिक जो विकास है उससे अंतःक्रिया करके वह सीखता है। इसको ध्यान रखिएगा, जैसे परिस्थिति होगी उसके उत्पन्न जो परिस्थिति होगी उसके उत्पन्न होने वाले जो विकास होंगे उसी के अनुसार बच्चा वो सीखेगा। जैसे बच्चे कोई भी है, जानवर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति अगर जानवर का रहे, अगर जंगल में रहने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो वो जंगल के ही वातावरण के साथ ही रहेगा और उसके साथ प्रभाव उसका पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारे यहाँ पे सही होगा डी, ठीक ना। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही है डी। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम और उपरोक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम में यह 3 नियम दिए हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। यह थॉर्नडाइक, जिसमें पुरस्कार और दंड जो आता है वह किस में आता है? इसमें आता है हमारा प्रभाव के नियम। अगर कोई बच्चा क्लास में सीख रहा है, बच्चा क्लास करने जा रहा है, अगर उसको अच्छा शाबाशी मिले, अगर उसको अच्छा पढ़ने में है, अगर उसको शाबाशी मिले या अच्छा काम कर रहा है अगर, तो वह उसका क्या होगा? जो पुरस्कार, अगर उसको पुरस्कार दिया जाए, दंड न दिया जाए तो उस पर बच्चे का उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर वही बच्चा कोई है दूसरा जो कि वह उसे दंड दिया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि वह क्या करेगा? बच्चा जब उसको दंड दिया तो वो सीखने में असंतोष रहेगा, मतलब वो सीखेगा नहीं। तो इसे जब वही होंगे तो वो हमारे क्या होंगे? प्रभाव के नियम में आएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो इसी को कहा, इसी में आता है हमारा इसी में आता है संतोष और असंतोष का नियम भी, ये भी ध्यान रखिएगा। संतोष और असंतोष का नियम ये भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? किसका जो विकास है किशोरावस्था में नहीं होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बताइएगा इसमें से कौन सा होगा? अहम केंद्रितता का, अभिरुचियों का, तर्क का और प्रक्षेपण की योग्यता का। इसमें से बताइएगा किसका जो विचार है यहाँ पे यह किशोरावस्था में नहीं होता है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? देखिएगा, इसमें बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ पे क्या हमारा यह जो प्रक्षेपण की योग्यता, यह इसका विकास नहीं होता, यह आता है हमारा बाल्यावस्था में। इसको ध्यान रखिएगा, यह जो गुण आता है इसको याद रखना, यह गुण जो आता है बाल्यावस्था में आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यह बाल्यावस्था में आता है। इसमें जो हमारा अहम केंद्रिता का भाव जो किशोरावस्था में आ जाता है, अभिरुचियों का भाव और तर्क करने की शक्ति, यह हमारा सभी किशोरावस्था में आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? तो आप क्या प्रयास करेंगे बताइएगा। बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो देखिएगा, अगर समस्यात्मक बालक है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो जो बच्चा है उसके वातावरण और दृष्टिकोण को हमें समझना होगा पहले। तो उसको बच्चा को हमें उसकी समस्या को समझना होगा, तब हम उसको क्या कर सकते हैं? उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसके वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, तब जाके बच्चा उस अपने परिस्थिति के हिसाब से उसमें समस्यात्मक जो बालक है उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो यह ऑप्शन जो सही होगा हमारे यहाँ पे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? बताइएगा, विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक और साधन संपन्न बालक। इसमें से जो बालक का प्रकार नहीं माना जाता है, इसमें याद रखना, इसमें कौन सा नहीं ऑप्शन से होगा इसको आपको बताना है। देखिएगा, इसमें बात की जाए तो जो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है उसमें देखिएगा वह हमारा जो होगा साधन संपन्न बालक जो होते हैं यह नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है? धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं विशिष्ट बालक में, सृजनशील बालक होते हैं ये भी होते हैं, और शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक होते हैं वो भी होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो सामाजिक रूप से विकलांग बालक होते हैं वो भी आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। जो कि साधन संपन्न बालक जो होते हैं यह विशिष्टता का परिचायक नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। बताइएगा, अध्यापक को क्या चाहिए? कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वो अनुचित हो, कि बालक के प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करें, कि वह उसे अनदेखा करे
और कि बालक को क्रोध करने पर दंड दें। इसमें से पूछा है कि अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं अध्यापक। यह आपसे प्रश्न पूछा है। इसमें बताइएगा कि जो बालक हैं, जो टीचर है, वह बालक की प्रतिदिन जो प्रक्रिया है, उसकी क्रिया है, उसके मामले में कोई हस्तक्षेप न करें, ठीक ना, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करें। और वह बालक क्या करे, अगर जब कोई भी हस्तक्षेप नहीं तो वह क्या है, अपने क्रोध पर क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा, अपनी गुस्सा को कंट्रोल करेगा, तो वह उसमें धीरे धीरे विकास होगा। तो ये इस मामले में ऑप्शन जो सही होगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक ना, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अधिगमकर्ता में बढ़ते क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके कोई मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यह सही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। तो बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा दोहराना और अभ्यास, ताल अथवा लय की सहायता देना और विषय सामग्री के उचित समूहों में व्यवस्थित करना, अभिप्रेरित स्मृति का सिद्धांत। इसमें से याद रखना, जो बच्चे कार्य जो स्मृति की बात कर रहा है यहाँ पे सुधारने में मदद नहीं करेगा, तो वह ऑप्शन हमारा साफ दिख रहा है। देखिएगा, बच्चों को दोहराने और अभ्यास की करना चाहिए, यह हमारा सही होगा। कारक जो बच्चे के लिए स्मृति की बात कर रहा है, अगर कोई बच्चे की उसको याद दिलाना है, हमेशा उसको याद हो, तो उसको क्या करना चाहिए, दोहराना और अभ्यास करवाना चाहिए बच्चों को। ताल एवं लय की सहायता देनी चाहिए बच्चों को और विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना चाहिए, यह सभी होता है। देखिएगा, अभिप्रेरित अभिस्मृति का सिद्धांत इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे जो हमारा स्मृति सुधारने में मदद नहीं करेगा, यह ऑप्शन हमारा जो सही हुआ डी, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रक्षेपित की जाती है। तो इसमें से बताइएगा किसमें प्रक्षेपित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं और बताइएगा लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं और लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो यह आपसे पूछा है कि सामान्यतः जो लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास होता है, इसमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हुआ। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि देखिएगा, जो लड़कियों का शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की अपेक्षा बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज़ी से होता है। तो इसमें लड़कियों की जो शारीरिक विकास होती है वह सबसे तेज होती है और इसमें जो होती है लड़कियों की जो शारीरिक विकास होता है वह 2-3 वर्ष आगे होती है, ठीक ना। यह बातें ध्यान रखिएगा, लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है वो 2-3 वर्ष आगे होती हैं लड़कों से। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो बताइएगा, यह विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। शैक्षणिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और रुचियों में विभिन्नता का ध्यान रखना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। देखिएगा, यह क्या होना, यहाँ पे अगर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है तो उसमें क्या हो, बच्चों को तर्क कराना चाहिए, सोचने पर क्षमता देना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, यह सभी रुचियां होनी चाहिए। उसमें शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान होना चाहिए, बच्चे अपने से गतिविधि करके कोई प्रोजेक्ट कर बनाए, कोई काम करें, इसमें होता है। और यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे बच्चों को दे देना चाहिए, अपने उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि बच्चे कुछ अपने से भी कुछ करें। और यहाँ पे देखिएगा, रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की रुचि सबकी अलग अलग होती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो पूछा है हमारा, यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का दोहराव नहीं कराना चाहिए, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे बी, यही हमारा सही है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित कौन सी समस्या है। विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्ष में अनुशासनहीनता और परीक्षा में नकल करना और कक्षा में देरी से पहुंचना। इसमें से बताइएगा, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा, सबसे बड़ी समस्या इसमें हमारे दिख रही है कि देखिएगा, विषय वस्तु को समझने की समस्या, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। बच्चे विषय वस्तु को अपने समझ नहीं पाता है, ठीक ना, अपने विषय वस्तु जो होगी उसकी बच्चे की, वह क्या करना चाह रहा है उसको समझ नहीं पाता है। यहाँ पे देखिएगा, कक्ष में अनुशासनहीनता, यह सही है हमारा। देखिएगा, परीक्षा में नकल करना और कक्षा में देरी से पहुंचना, यह हमारा जो यहाँ पूछा है कि शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है, तो यही हमारा समस्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, एक बालक को पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है।
यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत और व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिएगा, अगर कोई भी बच्चा कोई भी काम करता है, ठीक ना, कोई भी काम, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे एकीकरण, एकीकरण में क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, बालक है, वो किसी कार्य को क्रमबद्ध उसे कर रहा है, ठीक ना, क्रमबद्ध करने के बाद उससे फिर क्या कर रहा है, उसको एकीकरण करके, उसको एक साथ करके, उसको उसकी एक साथ करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, उसे एकीकरण कहलाता है। तो यही हमारा बच्चा क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए, पहले एक हाथ को, फिर उससे अंगुलियों को और उसके अंगुली और हाथ दोनों को साथ सीखता है। यह उदाहरण किस वृद्धि से संबंधित है? तो यह विकास और सिद्धांत से संबंधित है। तो एकीकरण का, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी। बच्चा क्या करता है कि पहले क्रमबद्ध काम करता है, एक एक करता है, फिर उसको एक साथ करता है। तो यह हमारा जो एकीकरण के सिद्धांत में आएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक निरीक्षण, अनौपचारिक निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण और इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना, यह किस प्रकार का निरीक्षण होता है? यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसे ध्यान रखिएगा, उसे औपचारिक निरीक्षण कहा जाता है ना, उसे औपचारिक निरीक्षण कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा किसी, यह कहाँ पे खेल रहा है? तो मैदान में खेल रहा है। इसमें निरीक्षण करना जो कहलाता है वो औपचारिक निरीक्षण कहलाता है। यह उदाहरण आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बताइएगा, मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना, परिपक्वन और सीखना तथा परिपक्वन दोनों, और सामाजिक मानदंड। तो देखिएगा, मानसिक वृद्धि और विकास को महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो हमारा निभाता है सीखना तथा परिपक्वन दोनों, यह निभाता है। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखा, मानसिक विकास होता है और विकास जो होता है इसमें उसके सीखने से और परिपक्वन से ही होता है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के, यहाँ पे देखिएगा किसी बच्चे की बात की जा रहा है, तो यहाँ पे सामाजिक, यहाँ पे होगा सामाजिक, याद रखना, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। इसमें से पूछा है व्यक्तिगत कारक नहीं है, बताएगा मित्र मंडली, स्वास्थ्य और संवेग और बुद्धि। यहाँ से पूछा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। देखिएगा, जो यहाँ पे बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है वह हमारा स्वास्थ्य कर सकता है, संवेग कर सकता है, बुद्धि कर सकती है, लेकिन मित्र मंडली प्रभावित नहीं कर सकती है। बच्चों का यह क्या होता है, सामूहिक मंडली होती है, एक सामूहिक कारक होता है। बच्चे इसमें विकास, इसका जो होता है सामाजिक विकास होता है इसी में। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, ठीक ना। स्वास्थ्य जो होता है, बच्चे का अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो वह कुछ सीख नहीं पाएगा, समाज में उसका विकास नहीं हो पाएगा। संवेग ज़्यादा, वह गुस्सैल होगा तो उसका भी सामाजिक विकास नहीं होगा। वह उसकी अपनी क्षमता पर विकास, संवेग पर अपने नियंत्रण करना पड़ेगा। बुद्धि, अगर बुद्धि उसकी अच्छी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वह उसमें नहीं प्रभावित होगा सामाजिक विकास में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा ए ऑप्शन सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह है, बताइएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो इसमें से आपसे पूछा है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है। यह आपको याद रखना है कि जो किशोरावस्था के अंतिम चरण होता है वह अंतिम चरण जो है हमारा उत्तर किशोरावस्था, जो यह पूछा जाता है, ये 18 से, याद रखना, 18 से 21 वर्ष मानी जाती है। ये भी ध्यान, 18 कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको 17 भी लिखा रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको 17 भी लिखा रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इसी अवस्था में पड़ता है। इसमें क्या होता है, किशोर जो अपने सहपाठी के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है इसी अवस्था में। तो यह बातें ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं।
छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है, बताइएगा। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है, किसे? शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को और अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को। यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो छात्रों को आपसे बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया हमारा हुआ, अधिगम प्रक्रिया हुआ, अधिगम उत्पाद, यह सभी होगा। इसमें से पूछा है प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है, यहाँ पे देखिएगा ज्ञानेंद्रियों से, तो इसमें अधिगम और उत्पाद एवं प्रक्रिया ये तीनों आएंगे, ठीक ना, ये तीनों आएंगे, तो यह सभी करते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा एक साथ हमारा डी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? तो मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, बताइएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रट कर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा और सहयोगात्मक अभिवृत्ति। इसमें से बताइएगा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, इसमें से बताइएगा कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है, यह आपको बताना है। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि मानसिक जो बच्चे की, इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा, यहाँ पे सहयोगात्मक अभिवृत्ति। इसमें क्या होता है, मानसिक विकास की विशेषता जो होती है हमारी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यह बातें ध्यान रखना। और रट कर याद करने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन सहयोगात्मक अभिवृत्ति इसमें नहीं पाई जाती है। यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। मानसिक विकास जब भी होता है तो वह विद्यार्थी के जो बुद्धि होती है उससे संबंधित होता है। एग्जाम में यह सभी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जक है वह है, बताएगा। जिसका परिमार्जक है अभिप्रेरणा, व्यवहार, मूल प्रवृत्ति और अंतर्नोद। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, जो अभ्यास द्वारा सीखना यह हमारा कहलाता है क्या, इसमें व्यवहार, ठीक ना, यह व्यवहार जो है, यह व्यवहार अभ्यास द्वारा सीखना हमारा जो व्यवहार कहलाता है वो परिमार्जक कहलाता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, व्यवहार को अपने नियंत्रित और विकसित कर सकते हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होता है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है और आत्म चेतन कम हो जाता है। इसमें से पूछा है, देखिएगा, किशोरावस्था के संदर्भ में पूछा है कौन सा नहीं है। देखिएगा, इसमें क्या होता है किशोरावस्था में कि कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह किशोरावस्था में, यह बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिएगा, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, सही, यह समझेगा। इसी स्टेनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था इसी में कहा है, संवेग को ही किशोरावस्था को ही कहा है, इसी अवस्था में होता है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बुद्धि का विकास इसमें हो जाता है, इसको सबसे ज़्यादा इसी में बुद्धि का विकास होता है किशोरावस्था में। लेकिन आत्मचेतना कम हो जाती है, इसमें क्या होता है, आत्मचेतना इसमें कहा है कि कम हो जाती है, तो यह हमारा गलत है। इसमें आत्मचेतना कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, मनोविज्ञान मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का और भौतिक का। इसमें से पूछा है कि इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा, इसमें आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिएगा, यह आपकी बात यहाँ पे जो मनोविज्ञान की बात की जाए तो यह मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ है वो दर्शन शास्त्र से, ठीक ना, दर्शन शास्त्र से हुआ। पहले मनोविज्ञान जब बना तो यहाँ पे जो इसके प्रारंभिक विषय था तो वो आत्मा कहा जाए, ठीक ना, यह आत्मा कहा जाए, जिसे इंग्लिश में इसे नाम दिया गया साइकोलॉजी, ठीक ना, साइकोलॉजी, इसको याद ना, साइकोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा साइकोलॉजी की बात की जाए यहाँ पे तो साइकोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में मनोविज्ञान को। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो साइकी का अर्थ है याद ना, एग्जाम में पूछा जाता है, इतना जो वर्ड है, इतना, एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतना जो वर्ड है, ठीक ना, यहाँ पे इतना जो वर्ड है इसका जो अर्थ पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है, इसका जो अर्थ होता है आत्मा होता है, ठीक ना, इसका जो अर्थ होता है आत्मा होता है। और लोगस याद रखना, लोगस यहाँ से पूछा जाता है, तो लोगस याद रखना, लोगस
लोगस जो होता है इसका जो अर्थ होता है अध्ययन करना, इसका जो अर्थ होता है अध्ययन करना। यह 2 वर्णों से मिलकर बना है साइकोलॉजी, यह आपको ध्यान रखना। तो ये मनोविज्ञान जो है यह दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था उस समय। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है और सृजनशीलता की किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम है और सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के उपयोगिता होनी चाहिए। यह आपसे पूछा है प्रश्न, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे नहीं पूछा है। देखिएगा सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होनी चाहिए, यहाँ पे देखिएगा सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यही हमारा गलत है और जो गलत है वही हमारा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी। यहाँ पे देखिएगा सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, यह बात सही है। सृजनशीलता जो समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है बताइएगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, ठीक ना। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो इसमें से पूछा है कि शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। इसका जो सबसे अच्छा अर्थ निकलेगा, यह यातना जो विद्यार्थियों की समस्या होगी उसको हल करने के लिए शिक्षक को क्या पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। यह सबसे अच्छा हमारा इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। तो एग्जाम में यह सब प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है, बताइएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व और उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चे की बात की जाए तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए अवलोकन करना भी जरूरी है, ठीक ना। और बुद्धि परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, सभी करना चाहिए। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे सभी, ठीक ना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिएगा व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य पूछा है। इसमें से बताएगा कौन सा कथन असत्य है। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार का फैलाव होता है। और इसमें से देखिएगा व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा डी, ठीक ना। यहाँ पे व्यक्तित्व के संदर्भ में कथन हमारा जो सही है असत्य पूछा है, तो यहाँ पे हमारा असत्य यही हमारा केवल बाहरी रूप से विकसित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्तित्व के व्यवहार में। यहाँ पे जो हमारा देखिएगा व्यक्तित्व के अपूर्व और विशिष्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, यह बिल्कुल सही है। और यहाँ पे व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और चेतन व्यवहार का फैलाव रहता है। और इसमें से पूछा है यह जो हमारा ये ऑप्शन डी सही होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप से सीमित नहीं होना चाहिए, यह हमारा सही है, ठीक ना। यहाँ पे हमारा सही होगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है, बताएगा। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, यह आपसे प्रश्न पूछा है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे पूछा है कि एकाग्रता और सृजनात्मकता। जब बच्चे में एकाग्रता और इसमें क्या होगा सृजनात्मकता होगी तो वह किसके अंतर्गत आएगा, वह बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आएगा। इसमें बच्चा चिंतन आधारित वह कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो एकाग्रता और चिंतन जो होते हैं वो एक स्तर होते हैं जो, और उसके ऊपर वाला जो स्तर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सृजनात्मकता की उत्पत्ति होना, जिसे यहाँ पे हमारा बौद्धिक विकास के यह आता है, यह हमारा आता है
सॉरी यहाँ पे एकाग्रता और सृजनात्मकता जो है हमारा बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप गलत प्रश्न पूछ रहा है बच्चा तो क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे और उदाहरण देकर गलती बताएंगे और गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। अगर देखिएगा कोई विद्यार्थी गलत प्रश्न पूछता है तो क्या करेंगे? उस बच्चे को सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन से होगा सी। यहाँ पे देखिएगा उस बच्चे को सबसे पहले उसको उदाहरण देकर उसकी कमी को, उसकी जो प्रश्न है उसको समझाएंगे, ठीक ना। कोई अन्य विषय वस्तु को हम उदाहरण मानकर उसको हम बच्चे को समझाएंगे तो वह ऑप्शन जो हमारा जो प्रश्न होगा उस बच्चे को समझ में आ जाएगा और वह बच्चा उसको सही कर लेगा। तो यह ऑप्शन जो सही होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग ये 30 प्रश्न किए। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को बस आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।